गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मानव रक्त समूह, ब्लड ग्रुप। देखने में मनुष्य का जो ब्लड ग्रुप है वो सभी का एक जैसा होता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम किसी भी स्वस्थ व्यक्ति का किसी पेशेंट को ब्लड दे सकते हैं या किसी का भी हम ब्लड ले सकते हैं, ऐसा संभव नहीं है। अगर हम बिना ब्लड ग्रुप मैच किए अगर हम किसी का ब्लड ले लेते हैं, किसी को ब्लड दे देते हैं, तो हो सकता है व्यक्ति की डेथ हो सकती है। ये किस वजह से संभव है, ये ऐसा क्यों हुआ, ये कारण हम आगे पढ़ेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम ब्लड ग्रुप। सबसे पहले जो कार्ल लैंडस्टीनर एक साइंटिस्ट हैं, इन्होंने सन 1900 के अंदर ये पहचान करी कि प्रत्येक व्यक्तियों के जो आरबीसी होती है, आरबीसी की सतह पर कुछ विशेष प्रकार के प्रतिजन पाए जाते हैं, प्रतिजन उपस्थित होते हैं। ये उन्होंने पता किया और ये प्रतिजन सभी व्यक्तियों के समान नहीं होते। तो इसी वजह से उन्होंने ये कहा कि प्रत्येक व्यक्तियों का, मनुष्य का जो ब्लड ग्रुप है वह समान नहीं होता है। और उन्होंने ये देखा कि प्लाज्मा में, जो रक्त का प्लाज्मा होता है, प्लाज्मा में प्रतिरक्षी वो भी जो है पाए जाते हैं, और ये प्रतिजन और प्रतिरक्षी जो मनुष्य के अंदर होते हैं प्रत्येक में, वह अलग अलग होते हैं। तो इसी आधार पर, इन्हीं के आधार पर जो है ब्लड ग्रुप को उन्होंने बांटा। क्लियर है? तो इस प्रकार से उन्होंने ये बताया कि प्रतिजन का जो तंत्र है, उन्होंने ये बताया था एबीओ तंत्र, इसको नाम दिया था एबीओ तंत्र। क्लियर है? तो रक्त समूह का वर्गीकरण किस आधार पर किया गया था? प्रतिजन और प्रतिरक्षी के आधार पर किया गया था। रक्त समूह का जो प्रकार है, रक्त समूह यह 4 प्रकार के होते हैं। 4 प्रकार के होते हैं, ए बी ए बी ओ। इन चारों रक्त समूह के अंदर जो प्रतिजन होते हैं आरबीसी पर, प्रतिजन ये भी अलग अलग होते हैं, प्रतिरक्षी ये भी अलग अलग होते हैं। और इस आधार पर, इन्हीं के आधार पर तय किया गया था कि कौन से रुधिर वर्ग का मनुष्य किस रुधिर वर्ग वाले को जो है रुधिर दे सकता है, किससे ले सकता है। क्लियर है? तो यहां पर आपको एक चीज ये समझनी पड़ेगी, जैसे कि ए मनुष्य है, ए मनुष्य है और एक बी मनुष्य है। ये स्वस्थ मनुष्य है और ये रोगी मनुष्य है। क्लियर है? तो अगर ये कोई ए मनुष्य, ये ब्लड ग्रुप नहीं है, ये मैंने ऐसे ही नाम दिया है, कोई ए मनुष्य है या बी मनुष्य है, या फिर इसकी जगह आप 1 नंबर ले लो और ये दूसरा मनुष्य 2 नंबर ले लो, ताकि आप कंफ्यूज नहीं हो। क्लियर है? तो अगर ये पहला मनुष्य दूसरे को अगर ब्लड देता है, रक्त देता है, तो इस प्रक्रिया को हम कहते हैं रक्त आधान। इस प्रक्रिया को रक्त आधान कहा जाता है। तो पहला मनुष्य जो ब्लड दे रहा है ये स्वस्थ मनुष्य होगा, और जो ब्लड ले रहा है वो है रोगी मनुष्य होगा। क्लियर है? तो इस स्थिति के अंदर ये जो मनुष्य, पहला मनुष्य होगा, ये दाता कहलाएगा, ये दाता कहलाएगा, और दूसरा मनुष्य ग्राही कहलाएगा। तो आपको ये चीज समझनी होगी। क्लियर है? तो रक्त का जो ब्लड का ट्रांसफर होता है, जो एक व्यक्ति दूसरे को देता है, इस प्रक्रिया को हम रक्त आधान कहते हैं, और रुधिर देने वाले को, व्यक्ति को हम दाता कहते हैं, डोनर कहते हैं, और लेने वाले व्यक्ति को, पीड़ित को या पेशेंट को हम ग्राही या रिसेप्टर कहते हैं। क्लियर है? तो यही चीज हम इस ब्लड ग्रुप के अंदर देखेंगे, जो कार्ल लैंडस्टीनर ने सन 1900 के अंदर बताया था कि प्रतिजन और प्रतिरक्षी के आधार पर ब्लड ग्रुप को 4 भागों में बांटा गया है। क्लियर है? अब इसमें कौन से प्रतिजन होते हैं, कौन से प्रतिरक्षी इसके अंदर पाए जाते हैं, और व्यक्ति किसे रक्त दे सकता है, रक्त दे सकता है, और किससे व्यक्ति ब्लड ले सकता है, ले सकता है। इस सारणी के अंदर उन्होंने ये चीज बताई। क्लियर है? तो सबसे पहले ए व्यक्ति,
ए ब्लड ग्रुप वाला अगर कोई व्यक्ति है तो उसके अंदर प्रतिजन ए पाया जाएगा, जबकि प्रतिरक्षी बी पाया जाएगा। क्लियर है? बी ब्लड ग्रुप वाला जो व्यक्ति है उसके अंदर प्रतिजन बी पाया जाएगा, जबकि प्रतिरक्षी ए पाया जाएगा। यहाँ पर प्रतिजन और प्रतिरक्षी में डिफरेंस करने के लिए मैंने जो है इसको अल्फाबेट और कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर के अंदर मैंने इनको लिखा है, तो आप इसमें कंफ्यूज नहीं हो। क्लियर है? ए बी व्यक्तियों के अंदर जो प्रतिजन है यह दोनों ए और बी दोनों प्रतिजन पाए जाते हैं, जबकि प्रतिरक्षी अनुपस्थित होता है, नहीं पाया जाता है। क्लियर? इसी आधार पर जो ए बी ब्लड ग्रुप वाले हैं उनको हम कहते हैं सर्वग्राही। सर्वग्राही क्योंकि प्रतिरक्षी अनुपस्थित होते हैं, ये कारण है। ओ ब्लड ग्रुप वाले जो व्यक्ति होते हैं उनके अंदर प्रतिजन नहीं पाए जाते, अनुपस्थित, एब्सेंट, अनुपस्थित। और ओ ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति में जो प्रतिरक्षी है दोनों पाए जाते हैं। तो यहां पर आपको ये चीज क्लियर हो गई है कि प्रतिजन और प्रतिरक्षी, यहां पर हम देखें तो प्रतिजन दो है, यानी कि जो प्रतिजन तंत्र है ब्लड ग्रुप के अंदर, रक्त विकल्प अगर देखा जाए तो रक्त विकल्प 3 होते हैं, ए बी ओ, जो मैंने आपको इसके अंदर बताया। अब इसमें जो प्रतिजन है, प्रतिजन ये कितने हैं? ए और बी। एक अन्य प्रतिजन भी हम आगे पढ़ेंगे जिसको हम आरएच कारक कहते हैं, आरएच कारक कहते हैं। क्लियर है? तो यहां पर प्रतिजन और प्रतिरक्षी का क्लियर हो गया है। अब इसी आधार पर अब हम आगे देखते हैं कि ये रुधिर वाले व्यक्ति जो है रक्त किसे दे सकते हैं और किससे दे सकते हैं। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि ओ ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति के अंदर प्रतिजन अनुपस्थित होते हैं, ए और बी दोनों प्रतिजन नहीं पाए जाते हैं। क्लियर है? इसीलिए यह सर्वदाता कहलाता है। सर्वग्राही ब्लड ग्रुप कौन सा है? तो ए बी ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति सर्वग्राही कहलाते हैं, यूनिवर्सल रिसेप्टर कहलाते हैं, जबकि यूनिवर्सल डोनर जो है ओ ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति कहलाते हैं। इनका कारण आपके इसके सामने मैंने टेबल में बता दिया। तो इस तरह से हमारे यहाँ पर 4 ब्लड ग्रुप के प्रतिजन और प्रतिरक्षी क्लियर हो गए। अगला जो टेबल का भाग है, रक्त किसे दे सकता है, किससे दे सकता है ब्लड ग्रुप वाला, वो हम देखते हैं। तो प्लीज ध्यान दें आप। तो ए ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति जो है यह ए को दे सकता है, ए बी को दे सकता है। बी ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति बी को दे सकता है, ए बी को दे सकता है। ए बी वाला व्यक्ति जो है सिर्फ ए बी को दे सकता है, केवल ए बी को, केवल ए बी को। और ओ ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति जो है सभी को दे सकता है, क्योंकि ये सर्वदाता है। ठीक है? और अब ये रक्त समूह वाले किससे रक्त दे सकते हैं, तो ये हम देखते हैं। ए ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति जो है यह ए से ले सकता है, ओ से ले सकता है। बी वाला व्यक्ति बी से ले सकता है, ओ से ले सकता है। ए बी वाला सभी से ले सकता है, सभी से, क्योंकि ये सर्वग्राही रक्त समूह है। ओ रक्त समूह वाला व्यक्ति जो है केवल ओ से ले सकता है। तो इस तरह से हमारी ये चीज क्लियर होती है। जो लैंडस्टीनर ने रक्त समूह की सारणी के आधार पर ये चीज बताई थी कि प्रतिजन और प्रतिरक्षी के आधार पर रक्त समूह को 4 भागों में बांटा गया है। इस सारणी में जो आगे है कि हमारे भारतीय में, इंडियंस में कितने प्रतिशत भारतीय लोगों में प्रतिशतता, तो वो चीज हम देखेंगे। तो सबसे पहले ए ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति जो इंडियन है, 34.5% लोगों के अंदर ए ब्लड ग्रुप है इंडियन में। 23.5% लोगों में बी ब्लड ग्रुप होता है। ठीक है? 7.5% लोगों के अंदर ए बी ब्लड ग्रुप होता है। और ओ ब्लड ग्रुप वाले जो इंडियन है उनका प्रतिशत है 34.5।
तो इस तरह से ये चीज यहाँ पर क्लियर होती है कि हमारे इंडियन के अंदर जो ब्लड ग्रुप का प्रतिशत रेशो है वो कितना है। तो इस तरह से हमारे ये रक्त समूह की सारणी कंप्लीट होती है। इसी आधार पर जो है मैच करके ब्लड टेस्ट करके जिसमें ब्लड ग्रुप की जांच की जाती है, इस आधार पर पता किया जाता है कि आपका ब्लड ग्रुप कौन सा है और हम ये तय कर सकते हैं कि कौन सा व्यक्ति किस ब्लड ग्रुप का वो किससे दे सकता है और किससे दे सकता है। अगर इसके विपरीत अगर ए ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति अगर बी को देता है ब्लड ग्रुप या फिर बी वाला ए से देता है तो इसकी वजह से क्या होगा कि प्रतिजन प्रतिरक्षी परस्पर क्रिया होने लग जाती है। प्रतिजन प्रतिरक्षी परस्पर क्रिया होने लग जाती है और आरबीसी का जो है ग्राही व्यक्ति के रुधिर के अंदर आरबीसी का सम्मोहन होने लग जाता है, वो चिपकने लग जाते हैं, जिस वजह से व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि रक्त समूह का मैच करके ही हमें जो है रक्तदान करना चाहिए। तो यहाँ पर एक चीज आपकी क्लियर हो गई है कि प्रतिजन प्रतिरक्षी परस्पर क्रिया के आधार पर अगर रुधिर समूह का मिलान सही नहीं हो, विपरीत हो, गलत हो, तो यह प्रक्रिया हो जाती है जिस वजह से आरबीसी जो रक्ताणु होते हैं आरबीसी का सम्मोहन होने लग जाता है, वह चिपकने लगते हैं। इस वजह से व्यक्ति की ग्राही की मृत्यु हो जाती है। तो यहाँ पर हमने ये चीज भी क्लियर कर ली कि ब्लड ग्रुप का मिसमैच होने पर रोगी की व्यक्ति की जो है मृत्यु क्यों होती है। तो अपना जो अगला टॉपिक है कि अगर ब्लड ग्रुप का मिसमैच हो तो व्यक्ति की मृत्यु क्यों हो जाती है, ये मैं आपको बताऊं। जैसे कि ब्लड ग्रुप ए वाला व्यक्ति है और बी ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति है। अगर ए वाला व्यक्ति स्वस्थ है और बी वाला रोगी है तो ये कौन होगा, दाता, और ये कौन होगा, ग्राही। क्लियर है। इस कंडीशन के अंदर अगर ए वाला व्यक्ति बी को ब्लड देता है तो इस टेबल के अनुसार जो है यह मिसमैच होगा, जिसकी वजह से ग्राही की मृत्यु हो सकती है। तो कारण क्या है, तो मैं आपको बताता हूं कि बी के अंदर उपस्थित जो प्रतिजन है वो बी है, जबकि प्रतिरक्षी ए है। क्लियर है। ए जो ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति जो ब्लड बी को देगा तो ए के अंदर प्रतिजन ए है जबकि प्रतिरक्षी बी है। क्लियर है। तो इस कंडीशन के अंदर यहाँ पर जब रक्तदान होता है तो इस कंडीशन के अंदर बी व्यक्ति जो रोगी व्यक्ति है उसके रुधिर के अंदर उपस्थित प्रतिरक्षी जो है इस प्रतिजन को, जो ये ए आएगा रुधिर के अंदर, प्रतिजन जब ए आएगा तो ये प्रतिरक्षी इसकी पहचान करके इसका विरोध करेगी। क्लियर है। आपको एक चीज समझनी है कि शरीर में बाहर से कोई भी अगर पदार्थ आता है तो वह प्रतिजन की भूमिका निभाता है। क्लियर है। और शरीर के अंदर जो उसका विरोध करने के लिए, उसकी पहचान करने के लिए जो पदार्थ होता है वो प्रतिरक्षी होता है। तो यहां पर ये इसको जो है चेक करेगा। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि प्रतिजन प्रतिरक्षी परस्पर क्रिया होती है। अब आपको पता है कि प्रतिरक्षी ए अपने स्वभाव के प्रतिजन बी के साथ तो वह जो है सही व्यवहार करेगा,
जबकि ये ए प्रतिजन आएगा तो ये तो इससे मैच कर नहीं रहा है, तो ये इसका क्या करेगा, विरोध करेगा, ये विरोध करेगा। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि प्रतिजन प्रतिरक्षी परस्पर क्रिया होती है और जो रुधिर आया है उस वजह से वह जब प्रतिजन इसके अंदर मिल जाते हैं तो जो आरबीसी की कोशिकाएं हैं वो आपस के अंदर जो है चिपकने लगती है, जिसको हम कहते हैं रक्त स्कंदन या रक्त समूहन। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि ग्राही व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है क्योंकि यहाँ पर रक्त समूह का मिसमैच हुआ है। क्लियर है? इसलिए इसी टेबल के आधार पर जो है लैंडस्टीनर ने कंफर्म किया था कि हम इसी आधार पर जो है ब्लड ग्रुप दे सकते हैं, ब्लड ग्रुप ले सकते हैं। तो कुछ सालों तक तो यह प्रक्रिया चलती रही, लेकिन ए ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति ए को दे रहा है, ए बी को दे रहा है। क्लियर है? सही मैच है। तो भी जो है ग्राही व्यक्ति की मृत्यु हो रही थी, ये भी देखा गया। तो ये कैसे संभव हुआ, इसकी जांच करने के लिए कार्ल लैंडस्टीनर के साथ में, यही जो कार्ल लैंडस्टीनर हैं, उनके साथ में एक साइंटिस्ट है वीनर, उन्होंने सन 1940 के अंदर खोजा कि हमारे प्रतिजन ए और बी के अलावा एक अन्य कारक भी होता है जिसको हम कहते हैं आरएच कारक। ठीक है? तो एक अन्य आरएच कारक की खोज हुई सन 1940 में, जिसमें लैंडस्टीनर और वीनर दोनों थे। तो जिन व्यक्तियों के अंदर आरएच कारक उपस्थित होता है तो उन्हें हम कहते हैं आरएच पॉजिटिव, और जिन व्यक्तियों के अंदर ये अनुपस्थित होता है उसको हम कहते हैं आरएच नेगेटिव। यहां पर आप ये चीज ध्यान दो। तो जितने भी 4 ब्लड ग्रुप हैं उनके अंदर अगर आरएच कारक होगा तो वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। जैसे कि ए ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति जो है उसके अंदर प्रतिजन ए है और आरएच कारक भी है, तो वो क्या हो जाएगा, ए पॉजिटिव। यानी आरएच कारक तो कुछ व्यक्तियों में होता है, कुछ में नहीं होता। जिनमें होता है उसमें हम कहते हैं आरएच पॉजिटिव, और जिनमें नहीं होता उसमें हम कहते हैं आरएच नेगेटिव। तो माना कि ए ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति में प्रतिजन ए भी है और आरएच कारक भी है, तो वो ए पॉजिटिव हो जाएगा। जबकि कोई दूसरा व्यक्ति जिसके अंदर ए पॉजिटिव और आरएच कारक नहीं है, तो वो क्या हो जाएगा, ए नेगेटिव हो जाएगा। याद रखो। तो अभी मैंने आपको बताया कि ए ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति ए को दे सकता है, ए बी को दे सकता है, लेकिन इस कंडीशन के अंदर ए पॉजिटिव वाला व्यक्ति जो है ए नेगेटिव वाले व्यक्ति को ब्लड नहीं दे सकता या इससे ब्लड नहीं ले सकता। तो ये जो फ्यूजन है ये मिसमैच हो जाएगा। इस वजह से ये कंडीशन उत्पन्न हो जाती है और ग्राही व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। यानी आरएच कारक की वजह से पॉजिटिव और नेगेटिव रक्त समूह बांटे गए हैं। तो इस तरह से हमारे जो टोटल ब्लड ग्रुप है वो 8 प्रकार के हैं। 8 प्रकार के हैं। तो आपको एक चीज कंफर्म हो गई होगी कि हमारे रुधिर के अंदर, मनुष्य के अंदर प्रतिजन कितने होते हैं, तो आप कहोगे ए, बी और आरएच। ठीक है? आरएच कारक जिन व्यक्तियों के अंदर होता है वो आरएच पॉजिटिव कहलाते हैं। जिन व्यक्तियों के में आरएच कारक में अनुपस्थित होता है उसे हम आरएच नेगेटिव कहते हैं। यहाँ पर अगर हम रेशियो की बात करें तो 93% इंडियंस में आरएच पॉजिटिव होता है और 7% इंडियन में आरएच नेगेटिव होता है। जबकि टोटल पूरे विश्व की अगर बात करें तो 83% जो है पूरे विश्व के लोगों के अंदर आरएच पॉजिटिव लोग हैं और 17% जो विश्व के लोग हैं उनमें आरएच नेगेटिव ब्लड ग्रुप है। आरएच नेगेटिव ब्लड ग्रुप। तो इस तरह से ये चीज अपने कंफर्म होती है। कार्ल लैंडस्टीनर और वीनर ने जो इस आरएच कारक की खोज करी थी, यह मकाका रिसस नामक बंदर के अंदर इसको खोजा था और ये चीज कंफर्म करी कि हमारे रुधिर के अंदर आरबीसी पर 3 प्रकार के प्रतिजन होते हैं, ए, बी और आरएच कारक।
तो इस तरह से हमारे रक्त समूह और आरएच कारक ये चीज क्लियर होती है। इस आरएच कारक के आधार पर एक रोग उत्पन्न होता है हमारे मनुष्य के अंदर, जिसको हम कहते हैं गर्भ रक्ताणु रोग। तो रक्त समूह के इसी क्रम में अपना अगला टॉपिक है रक्त समूह की वंशागति। यानी कि संतानों में जो ब्लड ग्रुप आता है वो उनके माता पिता के जीन्स के द्वारा आता है। क्लियर है? और इस वंशागति को सबसे पहले जो है वैज्ञानिक बर्नस्टीन ने सन 1924 के अंदर बताया था कि संतानों में भी जो है रुधिर वर्ग की वंशागति होती है। तो बर्नस्टीन ने बताया कि जो रुधिर वर्ग में जीन विकल्प होते हैं, जीन विकल्प वो 6 होते हैं। जैसे ए ब्लड ग्रुप वाला है व्यक्ति, बी वाला, ए बी और ओ ब्लड ग्रुप वाला है। तो ए ब्लड ग्रुप वाले व्यक्तियों में जीन विकल्प 2 प्रकार के हो सकते हैं, IA या IA-I0। इसी प्रकार से बी ब्लड ग्रुप वाले व्यक्तियों में 2 प्रकार के जीन विकल्प हो सकते हैं, IB और IB-I0। इसी प्रकार से ए बी ब्लड ग्रुप वाले व्यक्तियों में जो जीन विकल्प है वो एक ही प्रकार का होगा, IA-IB। इसी तरह से ओ ब्लड ग्रुप वाले व्यक्तियों में संतान में जो है जीन विकल्प मिलेगा I0। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ए ब्लड ग्रुप वाले व्यक्तियों में जीन विकल्प 2 प्रकार के हो सकते हैं, बी वाले में भी 2 प्रकार के हो सकते हैं, ए बी में एक ही प्रकार का है और ओ में एक प्रकार का। इस प्रकार से हमारे जो टोटल ब्लड ग्रुप हैं वो ब्लड ग्रुप में जीन विकल्प हैं वो 6 होते हैं। क्लियर है? पैतृक जीन विकल्प हम कौन सा लेंगे? तो संतानों के अंदर अगर ये दोनों आंसर में आते हैं तो हमें ये ब्लड ग्रुप मानना है। अगर संतानों में ये आए, इनमें से कोई आए तो हमें बी ब्लड ग्रुप मानना है। ये आंसर आए संतानों में तो हमें ए बी ब्लड ग्रुप मानना है। आरेख में, आरेख बनाते समय वंशागति का आरेख मेंडल के नियमानुसार ही बनता है। क्लियर है? तो पैतृक जीन विकल्प कौन सा लेवें? ए, जैसे पिता या माता कोई ए ब्लड ग्रुप वाली है तो उसमें हम ये जीन विकल्प लेंगे। इसी प्रकार से बी ब्लड ग्रुप वाला अगर व्यक्ति है, माता या पिता है, तो उसमें ये जीन विकल्प लेंगे, ये नहीं लेंगे। तो आप समझ गए होंगे कि रक्त समूह की वंशागति के लिए जो जीन विकल्प बर्नस्टीन ने सन 1924 के अंदर बताया था तो वो 6 हैं। इन्हीं के आधार पर संतानों के अंदर मेंडल के वंशागति के नियमों के अनुसार आरेख के द्वारा हम जो है देखते हैं कि ब्लड ग्रुप किस प्रकार से बच्चों के अंदर वंशागत होता है। एक एग्जाम्पल के थ्रू हम इस वंशागति को हम समझते हैं, जैसे कि पिता और माता। ठीक है? ये जनक हैं, पिता के लिए ये चिन्ह काम में आता है और माता के लिए चिन्ह काम में आता है, या नर या मादा के लिए आप समझ लो। तो ये पिता हो जाएगा, ये माता हो जाएगा। क्लियर है? अगर पिता ए ब्लड ग्रुप वाला है तो मैंने आपको बताया था ये हम काम में लेंगे। ठीक है? ये काम में नहीं ले सकते, वरना रेशो हमारा जो एंड में है वो गलत आएगा। अगर माता बी ब्लड ग्रुप वाली है तो बी के लिए हम दोनों में से ये काम में लेंगे। ठीक है? तो ये हमने ले लिया। क्लियर है? तो जनक में हमारे युग्म विकल्पी आ चुके हैं। अब युग्मकों को हम वितरित करते हैं तो इन दोनों को हम अलग कर देंगे। मेंडल के आरेख के नियमानुसार ही जो है इनका विभाजन होगा। क्लियर है? संतानों के अंदर कौन से जीन विकल्पी आएंगे और ब्लड ग्रुप कौन सा होगा वह इसके द्वारा मैच करेंगे। ठीक है? तो ये जीन विकल्पी एक ही जनक के हैं तो इसका इसके साथ में क्रॉस नहीं होगा, इनका क्रॉस इनके साथ में होगा, जिसको हम कहते हैं लैंगिक जनन। ठीक है? तो लैंगिक जनन के थ्रू यहाँ पर जो है
जीन विनिमय होगा और पहले का क्रॉस तीसरे से होगा। तो क्योंकि देखो हमारे पास में जो जीन है 1 2 3 4 हैं, तो पहले का क्रॉस तीसरे से, तो IA IB। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो ब्लड ग्रुप है कौन सा होगा, जीन विकल्प ये है, तो देखो ये जीन विकल्प ये है, तो ब्लड ग्रुप क्या होगा संतान के अंदर, AB ब्लड ग्रुप आएगा, AB ब्लड ग्रुप आएगा। क्लियर है। इसी प्रकार से पहले का क्रॉस चौथे से होगा तो IA I0। ठीक है, तो इसमें संतान के अंदर जो रुधिर वर्ग है, जीन विकल्प ये आया तो रुधिर वर्ग A होगा। क्लियर है। अब दूसरे का क्रॉस तीसरे से करेंगे। क्लियर है। तो I0 IB, तो पहले B रखेंगे हम, ठीक है ना, ये B रखेंगे फिर 0 रखेंगे, क्योंकि प्रभावी पहले आता है, अप्रभावी बाद में आता है। क्लियर है। यहाँ पर इस जीन विकल्प को हम इस टेबल से मैच करते हैं तो हम देख रहे हैं कि ये जीन विकल्प B ब्लड ग्रुप है। क्लियर है। अब दूसरे का क्रॉस चौथे से कर रहे हैं तो I0 I0, तो ये ब्लड ग्रुप हो गया O ब्लड ग्रुप। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि अगर पिता A ब्लड ग्रुप का और माता B ब्लड ग्रुप की है तो संतानों के अंदर हम देख रहे हैं कि चारों ब्लड ग्रुप वाले 25% जो है रेशो हमें ये प्राप्त होता है। ये संतानों के अंदर वंशागति होगी। संतानों में वंशागति। इस तरह से बर्नस्टीन ने बताया था कि रुधिर वर्गों की वंशागति इस तरह से होती है। अब आप समझ गए होंगे इस आरेख के द्वारा हम विभिन्न प्रकार के जो है उदाहरणों से देख सकते हैं कि अगर पिता A ब्लड ग्रुप का है, माता अगर O ब्लड ग्रुप की है, तो आप रेशो निकालिए। बस आपको चीज़ ये ध्यान रखनी है, जीन विकल्प आपको ये लेने हैं। अगर A ब्लड ग्रुप का है तो जीन विकल्प आपको ये लेना है, B है तो आपको ये लेना है। और AB के लिए जीन विकल्प A की जोड़ा है और B के लिए जो है युग्म विकल्पी A की जोड़ा है, तो इसमें दिक्कत नहीं है। तो इस तरह से हमारे रुधिर वर्गों की जो वंशागति है ये टॉपिक क्लियर होता है। आरएच कारक के अंदर एक टॉपिक है जिसे हम कहते हैं गर्भ रक्ताणु कोरकता। गर्भ रक्ताणु कोरकता, ये चीज टॉपिक इसमें रह गया है। तो गर्भ रक्ताणु कोरकता ये रोग क्या होता है ये अब हम देखेंगे। देखिए मैंने आपको आरएच कारक के अंदर क्या बताया था। आरएच कारक प्रतिजन आरबीसी की सतह पर होता है एबी के अलावा, और जिन व्यक्तियों में ये आरएच उपस्थित होता है तो उसे हम कहते हैं आरएच पॉजिटिव। ठीक है। और जिनमें ये नहीं होता है उन्हें हम कहते हैं आरएच नेगेटिव। आरएच नेगेटिव। यहाँ पर आपको ये चीज़ समझनी है कि आरएच पॉजिटिव जो होता है कारक ये प्रभावी होता है, ये प्रभावी होता है। आरएच नेगेटिव अप्रभावी होता है। क्लियर है। तो यहाँ पर ये कंडीशन कब उत्पन्न होती है, तो आपको पता है कि संतान के अंदर जो जीन्स आते हैं उसमें 50% माता के और 50% पिता के होते हैं। तो अब ये कंडीशन हम स्टार्ट करते हैं कि माता अगर आरएच पॉजिटिव है और इसमें उत्पन्न होने वाली संतान अगर आरएच नेगेटिव हो, ठीक है, तो यह है संतान है, शिशु, गर्भ में पल रहा शिशु, क्योंकि ये प्रसव के पहले की बात है। ठीक है ना। तो माता के गर्भ में अगर शिशु आरएच नेगेटिव है तो इस कंडीशन के अंदर आपको पता है कि शिशु के रुधिर से, देखो ये कंडीशन कैसे उत्पन्न हुई, पिता के द्वारा आई होगी, हम तो यही मान सकते हैं। ठीक है ना। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि अपरा के द्वारा जो कनेक्शन होता है माता और शिशु का, गर्भस्थ शिशु का और माता के द्वारा जो अपरा के द्वारा जो कनेक्शन होता है, इस माध्यम से रुधिर के द्वारा माता के परिसंचरण तंत्र के अंदर यह प्रतिजन चले जाते हैं। यह प्रतिजन, क्योंकि आरएच कारक माता में तो है, ठीक है ना, और
बच्चे के द्वारा जो है यह उस रुधिर का कुछ भाग जो है अपरा के माध्यम से यह कहाँ चला जाता है, माता के परिसंचरण तंत्र में, रक्त परिसंचरण तंत्र में चला जाता है। जब यह अलग प्रतिजन वाला कारक जब पहुंचता है तो इस कंडीशन में हम कह सकते हैं कि माता के अंदर क्या बनेगी, रुधिर के अंदर प्रतिरक्षी एंटीबॉडी बनेगी। सीधी सी बात है। आप जानते हो कि कोई भी बाहर से, क्योंकि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि अपरा माता और गर्भस्थ शिशु के बीच में कनेक्शन उत्पन्न करता है, तो यह एक प्रतिजन का काम करेगा। अब माता के शरीर में यह प्रतिजन का काम करेगा, जिस वजह से चूँकि हम ये मान रहे हैं कि माता पहली बार गर्भवती हुई है और ये प्रथम प्रसव है, तो इस कंडीशन के अंदर जो प्रतिरक्षी हैं वो बहुत ही कम बनेंगे, बहुत ही कम बनेंगे। इस वजह से मैंने आपको ये चीज़ बता रखी है कि प्रतिजन प्रतिरक्षी परस्पर क्रिया होती है, जो मिसमैच को ढूंढते हैं प्रतिरक्षी, और वह प्रतिजन को आरबीसी को नष्ट करते हैं, समूहन हो जाता है। तो यहाँ पर ये प्रतिरक्षी बहुत कम बनते हैं, जिस वजह से यह अपरा के माध्यम से शिशु के अंदर आ नहीं पाते हैं। समझ गए ना? तो प्रथम प्रसव के अंदर शिशु को किसी प्रकार की हानि नहीं होगी, यानी हम कह सकते हैं मृत्यु नहीं होगी प्रथम प्रसव में, क्योंकि प्रथम प्रसव के अंदर जो एंटीबॉडी बनी है ये बहुत ही कम मात्रा में बनी है, तो शिशु को किसी प्रकार का नुकसान नहीं होगा। क्लियर है? लेकिन दूसरे प्रसव में अगर बच्चा आरएस पॉजिटिव है तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि माता की ब्लड के अंदर भी आरएस पॉजिटिव है। भाई कंडीशन तो कब होगी, जब मिसमैच हो। क्लियर है ना? तो इसलिए हम ये जो है चीज़ पढ़ रहे हैं कि माता के रुधिर के अंदर रुधिर वर्गों की वंशागति के थ्रू अगर शिशु आरएस नेगेटिव हो जाए तो ये कंडीशन उत्पन्न होती है, प्रतिरक्षी बनेंगे। वो प्रतिरक्षी बन चुके हैं, ठीक है ना? तो प्रथम प्रसव को तो किसी प्रकार का बच्चे को नुकसान नहीं होगा, लेकिन जब सेकंड प्रसव होगा, ठीक है, और सेकंड प्रसव के पहले हम ये देख रहे हैं कि उस प्रेगनेंसी के टाइम शिशु वापस आरएच नेगेटिव हो, तो आपको पता है वो प्रतिजन अपरा के थ्रू माता के रुधिर के अंदर परिसंचरण तंत्र में जा सकते हैं, ठीक है, और जाएंगे तो आपको पता है पहले से उपस्थित प्रतिरक्षी उसको पहचान लेगी, ये प्रतिरक्षी उसको पहचान लेगी, जिस वजह से क्या होगा, हम कह सकते हैं प्रतिजन प्रतिरक्षी परस्पर क्रिया होने लग जाएगी, परस्पर क्रिया होने लग जाएगी। इस वजह से जो है आरबीसी, जो शिशु की आरबीसी है, आरबीसी का क्या हो जाएगा, समूहन होने लग जाएगा, समूहन होने लग जाएगा, चिपकने लग जाएंगे, जिस वजह से जो है गर्भस्थ शिशु की मृत्यु हो जाएगी, गर्भस्थ शिशु की मृत्यु होने लग जाती, मृत्यु हो जाती। तो यहाँ पर ये चीज़ आपको समझनी है कि ये कंडीशन कैसे उत्पन्न हुई है कि माता के रुधिर के अंदर परिसंचरण तंत्र में प्रतिरक्षी बनने लगे, जिस वजह से ये क्रिया होती है, फलस्वरूप आरबीसी का समूहन होने लग जाता है, आरबीसी कोशिकाएं चिपकने लगती है और गर्भस्थ शिशु की मौत हो जाती है। इसी घटना को हम गर्भ रक्ताणु पोरकता कहते हैं, इरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटैलिस। इसका उपचार करने के लिए क्या होता है कि अगर इसका उपचार हम देखें तो प्रसव के ठीक पहले 72 घंटे पहले माता को एंटी-आरएच नेगेटिव का टीका, जिसे हम IgG कहते हैं या रोहगम कहा जाता है, तो ये टीका दिया जाता है, टीका लगाया जाता है, जिस वजह से यह प्रतिरक्षी, अगर शिशु आरएस नेगेटिव है माता के गर्भ में, तो प्रतिरक्षी अगर पहले से बने हुए हैं तो वह उसको नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। तो एंटी-आरएस नेगेटिव टीका या IgG जो है प्रसव के ठीक पहले माता को दिया जाता है, जो है
इस घटना से, दुर्घटना से बचा जा सकता है। तो यहाँ पर हमने देखा कि आरएच कारक और उसके प्रभाव से उत्पन्न ये रोग गर्भ रक्ताणु कोरकता। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।